हेलो, मेरा नाम सुबोध गुप्ता है। मैं सस्ता लोन बाजार.com का फाउंडर हूं। आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इस विषय के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है और ये एक इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हो या कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो किसी भी प्रकार की, तो सरसाई की जानकारी आपको एक संभावित फ्रॉड से बचा सकती है। और वाकई अगर आपने सरसाई का प्रयोग किया तो आपको वो कहावत भी याद आ सकती है कि जाके राखो साइयां, मार सके ना कोई, क्योंकि सरसाई में भी साई है, CERSAI। तो सरसाई एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। लंबा चौड़ा नाम है। खैर, वापस शॉर्ट फॉर्म पे आ जाते हैं। सरसाई बोलते हैं, प्यार से, अच्छा नाम लग रहा है। अब सरसाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इससे पहले कि ये जानते हैं कि सरसाई एक्चुअली करता क्या और इससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सरसाई को 31 मार्च 2011 को स्थापित किया गया था। ये एक कंपनी है जिसकी स्थापना वित्त मंत्रालय की सलाह पे की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिकमेंडेशन पे की गई थी। और इसमें 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यूनियन गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का है और बाकी 49% शेयर में कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं और NHB का भी कुछ शेयर है इसमें। तो सरसाई का मेन उद्देश्य है प्रॉपर्टी फ्रॉड को रोकना, और प्रॉपर्टी फ्रॉड को रोकना इसका मेन उद्देश्य है। ये प्रॉपर्टी फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है और ये प्रॉपर्टी फ्रॉड बैंक के साथ भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि प्रॉपर्टी फ्रॉड कैसे होता है, कौन लोग इसे करते हैं और इससे बैंक कैसे बच सकता है, और आप एक ईमानदार परचेजर और बायर होने के नाते, जेन्युइन बायर के नाते, संभावित प्रॉपर्टी फ्रॉड से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हुए कैसे बच सकते हो सरसाई की हेल्प से। पहले क्या होता था, पहले मतलब बिफोर सरसाई की बात कर रहा हूं, कि कोई व्यक्ति जब बैंक से लोन लेता था, चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले या जमीन पे लोन ले या कोई घर खरीद रहा है तो उसके लिए होम लोन ले, तो वो बैंक के पास जाता था और अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जिसे कि टाइटल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, वो बैंक के पास सबमिट करता था। तो मोर्गेज की भाषा में या बंधक की भाषा में इस प्रकार के लोन लेने को बोलते हैं इक्विटेबल मोर्गेज। इक्विटेबल मोर्गेज, या इसे बोलते हैं मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, जहां पे आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बैंक को देते हो और बैंक उसके बदले में आपको लोन देता है। इस पूरी ट्रांजैक्शन में, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी किसी भी सरकारी संस्था या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में कोई एंट्री रिकॉर्ड में नहीं होती कि आपने वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बैंक को दे दिए हैं और बैंक ने उसके बदले में आपको लोन लिया है और इस प्रॉपर्टी पर लोन है या ये प्रॉपर्टी गिरवी है, बंधक है बैंक के पास। कहीं पे भी बीच में कोई और संस्था नहीं आती, सिर्फ बैंक को पता होता है कि आपने लोन लिया है और आपको पता होता है कि ये प्रॉपर्टी पे मोर्गेज है, प्रॉपर्टी पेपर मेरे पास नहीं है, बैंक के पास है। तो पहले कुछ जो फ्रॉड कस्टमर होते थे, कस्टमर भी फ्रॉड होते हैं, तो जो कुछ फ्रॉड कस्टमर होते थे आपराधिक प्रवृत्ति के, वो क्या करते थे कि बैंक के पास अपने प्रॉपर्टी पेपर दे दिए उन्होंने और फिर उन्होंने सब रजिस्ट्रार के पास जाके सर्टिफाइड कॉपी दोबारा निकलवा ली उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की, ये बोल के कि हमसे ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर गुम हो गए हैं। फिर उन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे किसी दूसरे बैंक से लोन ले लिया, फिर एक और कॉपी ले ली, तीसरे बैंक से लोन ले लिया। यानी एक ही प्रॉपर्टी पर फ्रॉड कस्टमर्स कई बैंकों से लोन ले लेते थे, क्योंकि दूसरे बैंक को लोन देते हुए ये पता नहीं चलता था कि इस प्रॉपर्टी पर पहले से ही कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये पता नहीं चलता था। और भी जो ज्यादा दुष्ट स्वभाव के, आपराधिक स्वभाव के, क्रिमिनल बैकग्राउंड के कस्टमर थे, वो इतनी भी जहमत नहीं उठाते थे कि वो ये बोले कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट गुम हो गए और सर्टिफाइड कॉपी लाए। वो स्कैन करके अपने पेपर रखते थे और जिस तरह फोर्जरी करते हैं, पूरा फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं,
तो वो प्रॉपर्टी के बिल्कुल हूबहू हम शक्ल दूसरे ओरिजिनल दिखने जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते थे। और आपको और मुझे या किसी आम आदमी को देख के ये पता नहीं चल सकता उन डॉक्यूमेंट्स को कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और अगर मैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाऊंगा जहां रजिस्ट्रीज होती है प्रॉपर्टी की, वहां पे भी गवर्नमेंट में कोई रिकॉर्ड में एंट्री तो होती नहीं है। इक्विटेबल मॉर्गेज में बैंक एंट्री नहीं कराता जाके कि भाई इस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वहां जाके पता कर लूंगा, तो भी वहां पे कोई बंधक या गिरवी उस प्रॉपर्टी पे दिखाई नहीं देगा। तो वो लोग इस प्रकार के नकली डॉक्यूमेंट बनाकर भी जो ईमानदार और भोले भाले बायर हैं, परचेजर हैं, उनको वो प्रॉपर्टी बेच देते थे और बाद में वो प्रॉपर्टी खरीदने पे वो जेन्युइन बायर बहुत भारी मुसीबत में पड़ जाता था। तो ये जो फ्रॉड है, मतलब दो तरह के फ्रॉड निकल के सामने आए कि एक ही प्रॉपर्टी पर मल्टीपल बैंक से लोन ले लेना, या उस प्रॉपर्टी को किसी भी ऐसे भोले भाले बायर को बेच देना झूठ बोल के कि इस पर कोई लोन नहीं चल रहा, और बाद में उस पर लोन निकलता था। इन फ्रॉड्स को चेक करने के लिए ही सरसाई की स्थापना की गई। तो सरसाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप सरसाई की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं खुद, www.sarsai.org.in। ठीक है, sarsai.org.in। तो ये मैंडेटरी किया गया सरकार की तरफ से इस फ्रॉड को रोकने के लिए कि जब भी कोई बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, लैंड पे, घर पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन देगा, मॉर्गेज रख के उस प्रॉपर्टी को अपने पास बंधक रखे थ्रू इक्विटेबल मॉर्गेज, यानी मॉर्गेज दूसरे तरीके के भी होते हैं, जैसे एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में बैंक ज्यादा सेफ्टी लेता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको लेके जाएगा, वहां एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, एक मॉर्गेज डीड बनेगी और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी एंट्री की जाएगी कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक का चार्ज है और ये प्रॉपर्टी तब तक बेची नहीं जा सकती जब तक बैंक एनओसी नहीं देगा, वो चार्ज सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा। तो वहां तो चलो मामला सेफ हो जाता है क्योंकि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एंट्री होती है। तो इक्विटेबल मॉर्गेज में जहां पर कि बैंक के पास सिर्फ टाइटल डीड्स हैं, वहां पे ये मैंडेटरी किया गया कि वो बैंक या वित्तीय संस्था जिस भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे रही है, वो चार्ज क्रिएट करने के 30 दिन के अंदर अंदर सरसाई की वेबसाइट पे जाके एंट्री करवाएगी, सरसाई के पास एंट्री करवाएगी कि इस प्रॉपर्टी में मेरा भी इंटरेस्ट है, मेरा भी हित इस प्रॉपर्टी में जुड़ा हुआ है और इस पे मैंने इतने अमाउंट का लोन इस व्यक्ति को दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये हो गई। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अगर वो फ्रॉड व्यक्ति कोई भी नकली डॉक्यूमेंट बना के या दूसरे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के किसी दूसरे बैंक के पास जाएगा लोन लेने, तो सबसे पहले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने से पहले आज की तारीख में, चाहे आप होम लोन लेने जा रहे हो चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, सबसे पहले ये चेक करेगा कि इस प्रॉपर्टी पर पहले ही कोई लोन तो नहीं चल रहा है। और वो कहां से चेक करेगा? वो सरसाई से चेक करेगा। वो सरसाई से चेक करेगा कि इस प्रॉपर्टी पर पहले से कोई लोन तो नहीं चल रहा है। तो कोई भी व्यक्ति फ्रॉड नहीं कर सकता आज की तारीख में, एक ही प्रॉपर्टी पे मल्टीपल बैंक से लोन नहीं ले सकता क्योंकि सरसाई में एंट्री है, ऑनलाइन एंट्री की गई है वहां पे। अब अगर आप एक प्रॉपर्टी बायर हैं, आप घर खरीदना चाह रहे हैं, चाहे बिल्डर से खरीदना चाह रहे हो, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो या किसी भी दूसरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, और आपको लोन, मैं कह रहा हूं, नहीं भी चाहिए, तो भी आपको हजारों वीडियो ये बताने वाले मिल जाएंगे कि घर खरीदते हुए क्या करें और क्या ना करें, प्रॉपर्टी खरीदते हुए क्या सावधानियां रखें, और आपके डीलर भी आपको बताते होंगे, आप खुद भी समझदार होंगे। पर यह बात आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं कि 11 रुपए 80 पैसे, सिर्फ 11 रुपए 80 पैसे फीस देके आप इस वेबसाइट से जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपको पता लग जाएगा सर्च रिजल्ट से कि उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा। आपने तमाम तिकड़म कर लिए, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके भी चेक कर लिया, सबसे पूछ लिया, पर क्या आपने ये चेक किया
किस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है नहीं चल रहा। हद से हद एक आम आदमी क्या करता है, जिससे खरीद रहा है प्रॉपर्टी उसी से पूछता है, भाई साहब इस प्रॉपर्टी पर आपका कोई लोन तो नहीं चल रहा। वो कहते नहीं चल रहा। मतलब क्या है मतलब ये वैसी बात हो गई कि मेरी बीवी जब खरीदने जाती है कोई आम या कोई भी फ्रूट, तो आम वाले से पूछती है, भाई साहब ये खट्टे तो नहीं है, मीठे हैं। अरे वो आम बेच रहे, रेडी लगा के घूम रहा है, वो खुद क्यों बोलेगा कि आम खट्टे। इट इज यूर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई। कैवेट एम्प्टर, क्रेता सावधान का नियम है। तो आप इस वेबसाइट पे जाओ sarsayorg.in, वहां पे आपको मेन पेज पे ही पब्लिक सर्च लिखा हुआ दिखाई देगा। पब्लिक सर्च के नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा क्लिक हेयर टू यूज दिस फंक्शनैलिटी। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो दो प्रकार के सर्च ऑप्शन आपके सामने आएंगे। एक एसेट बेस्ड सर्च, यानी कि अगर आपको जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हो उस प्रॉपर्टी का एड्रेस वहां पे डालो। वहां पे कॉलम बने हुए, क्या फ्लैट नंबर है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, पूरा एड्रेस क्या है, वो सारे इंफॉर्मेशन जब आप वहां डालोगे तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 11 रुपए 80 पैसे इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी फीस तो 10 रुपए है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लग गया, तो 11 रुपए 80 पैसे आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से या कैसे भी पे कर दो। आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएंगे और वो प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हो अगर वो वहां पे है तो वो आपको दिख जाएगी, नहीं है तो भी दिख जाएगा कि सर्च रिजल्ट में इस प्रकार की प्रॉपर्टी में कोई मोर्गेज नहीं है, कोई भी किसी बैंक ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन सरसाई के पास रजिस्टर नहीं करवा रखी है। आप उस रिपोर्ट को तुरंत डाउनलोड भी कर सकते हो, हाथों हाथ ही प्रोसेस हो जाता है। मान लीजिए प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप जिससे प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो उसके सिर्फ पैन कार्ड की फोटो कॉपी ही आपके पास हो तो उतने से भी काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सेकंड ऑप्शन भी आता है जहां पे आप डेटर्स बेस्ड सर्च कर सकते हो कि जिस व्यक्ति ने उधार लिया हुआ है बैंक से, यदि आप उसका नाम डालेंगे, उसका पैन कार्ड नंबर डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो कि पैन कार्ड पे ही विजिबल हो जाता है, तो वो ये भी दिखा देगा कि इस व्यक्ति के नाम कौन कौन से लोन चल रहे हैं। तो पब्लिक सर्च का जो ऑप्शन है वो पब्लिक के लिए है। सिर्फ 11 रुपए 80 पैसे फीस देके आपको इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे कि आप एक संभावित फ्रॉड से बच जाओगे। तो बैंक के लिए ये फायदा है कि पहले एक कस्टमर 3-3 बैंकों से लोन ले लेता था और डिफॉल्ट करके भाग जाता था, फिर उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऑक्शन करके अपना पैसा रिकवर करने के लिए 3-3 बैंक एक साथ आते थे। तो प्रॉपर्टी 30 लाख की है, 3 बैंकों से 20-20 लाख ले रखा है, तो आप समझिए कि उनके हिस्से में क्या आएगा और कैसे आएगा। तो सरसाई से बैंक को भी फायदा है, सरसाई से आम पब्लिक को भी फायदा है, और सरसाई से कोई भी जो प्रोस्पेक्टिव बायर है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के, उनको भी फायदा है। अब पिछले 2 सालों में जनवरी 2016, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 22 जैन 2016 को सरकार ने कुछ न्यू रूल्स नोटिफाई किए सरसाई के लिए। और आपको ये जान के खुशी होगी, दुख भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप जेन्युइन है या आप जेन्युइन नहीं है। तो जो जेन्युइन लोग हैं उन्हें खुशी होगी कि सरकार ने ये नोटिफाई किया है ना केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी का भी रजिस्ट्रेशन सरसाई में कराना अनिवार्य है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की अभी हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी मतलब घर, होम, दुकान, जमीन, इसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में गिन रहे थे। मूवेबल प्रॉपर्टी का भी जरूरी है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे भी अगर आप हाइपोथिकेशन करके लोन ले रहे हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ये तो टेंजिबल प्रॉपर्टी है जिन्हें हम छू सकते हैं, अगर कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज भी हैं और उनके अगेंस्ट भी आप लोन लेते हैं तो वो भी सरसाई में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो धीरे धीरे सरसाई का कंट्रोल इस चीज पे बढ़ता जा रहा है कि कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी पे, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, उस पे लोन लेकर उसे बेच ना दे या किसी दूसरे बैंक से लोन ना ले, ताकि कोई भी ईमानदार व्यक्ति मुसीबत में ना पड़े उसकी इस फ्रॉड हरकत से। अब आता है कि जब हम होम लोन लेते हैं तो आज की तारीख में अगर आप होम लोन लेने जाओगे या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो प्रोसेसिंग फीस के अलावा सरसाई चार्ज का भी एक चेक या डिमांड ड्राफ्ट बैंक आपसे जरूर मांगेगा।
सरसाई चार्ज पहले थोड़े ज्यादा थे, अब मेरे ख्याल से रिड्यूस हो गए हैं। अगर 5 लाख रुपए तक का लोन आप ले रहे हो तो सरसाई चार्ज है मेरे ख्याल से सिर्फ 50 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का आप लोन ले रहे हो मॉर्गेज करके अपनी प्रॉपर्टी को, तो चार्ज है 100 रुपीज प्लस जीएसटी। 100 रुपीज प्लस जीएसटी मतलब 118 रुपए का चेक बैंक आपसे लेगा, क्योंकि बैंक को वो चार्ज सरसाई को पे करने होते हैं, तो बैंक वो चार्ज आपसे वसूलता है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कुछ बैंक्स 118 रुपए से ज्यादा का भी चेक ले रहे हो, पर एक्चुअल जो चार्ज है जो सरसाई की वेबसाइट पे मैंने खुद चेक किया है वो 118 रुपए है इफ द लोन अमाउंट इज मोर देन 5 लाख रुपीज। तो ये थी चार्ज की। यहां पर ये बात भी बता दूं कि बैंक को ना केवल सरसाई को इन्फॉर्म करना होता है, वहां पे क्रिएट करना होता है जाके एंट्री के माध्यम से कि इस व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी पे लोन लिया है। जब वो सिक्योरिटी बैंक की, जो भी बैंक ने पैसा दिया होता है, जब वो पैसा बैंक का रिटर्न हो जाता है, आप लोन रीपे कर देते हो, तब भी बैंक जाकर वहां पे एंट्री करता है कि मेरा इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो गया है, मैंने जो पैसे दिए थे मुझे मिल गए हैं। तो दोनों ही एंट्री होती हैं। लोन देते हुए भी बैंक एंट्री करता है और लोन जब चुकता हो जाता है उसके बाद भी बैंक एंट्री करके वहां पे सरसाई को इन्फॉर्म करता है, ताकि वो आपकी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज दिखा रहा है वहां पे वो वहां से हट सके। और आज की तारीख में सिर्फ इक्विटेबल मॉर्गेज पे ही नहीं बल्कि हर प्रकार के मॉर्गेज पे सरसाई में रजिस्ट्रेशन करवाना बैंक के लिए जरूरी है। जैसे ही मैंने पहले कहा, मॉर्गेज सिर्फ यही नहीं होता कि आपने प्रॉपर्टी पेपर बैंक को दे दिए तो बंधक हो गया। मॉर्गेज कई तरह का होता है, कई तरह के मॉर्गेज होते हैं। तो चाहे किसी भी तरह का आप मॉर्गेज लें, बैंक से कोई भी माध्यम से लें, उसका रजिस्ट्रेशन अब वो बैंक वहां पे करवाएगा ही करवाएगा। तो हो सकता है मेरे आज के इस वीडियो से कि सरसाई क्या है और सरसाई से बैंक को क्या फायदा होता है और सरसाई से आपको क्या फायदा होता है, और आप सरसाई की वेबसाइट पे जाके कैसे एक मात्र 11 रुपए 80 पैसे फीस देकर सर्च रिजल्ट से देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं उस पर ऑलरेडी किसी प्रकार का लोन तो नहीं चल रहा है। आपको बहुत फायदा हुआ इस वीडियो से। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, लाइक बटन क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कीजिए। आपने मेरा वीडियो इतने ध्यान से देखा और सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया गुजार हूं। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं या आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का हर संभव प्रयास करता हूं रिप्लाई करने का टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और आप दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी हैं, आपको किसी भी तरह के लोन की जरूरत है तो आप मुझे फोन कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी कार्य सच्चाई के साथ भी किया जा सकता है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ भी किया जा सकता है। वंदे मातरम।